हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो भी स्टूडेंट्स का कल एमआईएल का पेपर होने वाला है, यानी कि एईसी का जो पेपर है आप लोग का कल होने वाला है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हिंदी लिए हैं, ध्यान से इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखो आपका जो जैसे हमारा मेजर होता है, मेजर का अलग सिलेबस है और एमआईएल का अलग सिलेबस, तो इसके अंदर हमारा ये सब पढ़ना होता है। हिंदी की चयनित गद्य, जो आपको क्वेश्चन है, कहानी बेटी वाली विधवा, भय, गेहूं और गुलाब बोलेगा किससे लिखा हुआ था, राम वृक्ष बेनीपुर जी ने लिखे, संस्मरण से पूछ सकता है, कांकी से, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हिंदी की चयनित काव्यांश, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, भारतेंदु, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिद्धिनकर, ये सारे से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू देखने वाले हैं, एमसीक्यू, ठीक है। तो फटाफट बिना देरी किए एमसीक्यू को पूरा लास्ट तक देखिए, इसमें 100+ होने वाले हैं। देखिए पिछले बार क्या किया गया था, पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बोले तो 23-27 सेशन वाले को, उसमें आपको बोला गया था एक शब्द में जो है आपको देना था, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन। जैसे ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, मतलब कि आपको बोल देगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन है, तो आपको एक शब्द में आंसर देना होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे बोलेगा सदाचार का ताबीज तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा, तो ये आपको एक लाइन में आंसर देना होगा, ऐसे पूछा गया था। बट फिर भी जो है एमसीक्यू आपको करवा देते हैं, एमसीक्यू रहेगा नहीं, उस बेस पर आप बना सकते हो। अगर पूछ दिया ध्वनि क्या है, ठीक है, या आपको वर्ण कितने होते हैं, ये सब अगर पूछ देता है तो नॉर्मली आप एमसीक्यू से बना सकते हो। तो ये सब याद रखना है एमसीक्यू को, बाकी क्वेश्चन जो है आपको यहीं से आने वाले हैं। और साथ में हम लोग क्या है वो भी बता देंगे आपको, जो सब्जेक्टिव होते हैं वो भी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पर जो हमारा हिंदी का एमसीक्यू होने वाला है, बहुत जो है 100+, इसमें ऑल ओवर 100+ जो है हम करवा देते हैं, ठीक है। 100+, जो भी आएगा इसके अंदर से आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। देखो मौखिक भाषा का जो आधारभूत होता है इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ध्वनि होगा। क्या है? ध्वनि। अरे यार, ध्वनि, ठीक है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, देखो हम यहाँ से स्पीड में चलेंगे, थोड़ा बस को क्वेश्चन देखना है और टिक कहाँ कर है वो देखना है, क्योंकि वन शॉट है। वर्ण। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो लिखित भाषा से होता है। मानव हिंदी से तात्पर्य क्या है, मानक हिंदी से आपको तात्पर्य क्या है, साधारण बोलचाल, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई, यानी कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भारत भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखेंगे। सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, तो आपका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें हमारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारा क्या है, और देश में हिंदी के बाद तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मराठी, ठीक है। 22 भाषाओं 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारा 22 जो भाषा होते हैं हमारे, उसका वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में है। मैं दुनिया की सब भाषाओं का इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जो हम बोले कथन, स्टेटमेंट, डायलॉग किसका है, तो विनोबा भावे जी का। किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हमारा 14 सितंबर 1950 ईस्वी में जो है किया गया था। किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 345 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 345। 1900, अब चौथा क्वेश्चन में देखें तो 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर खैर, ठीक है। उसके बाद हमारा तिलक नहीं है, याद रखिएगा, खैर है यहाँ पर, ठीक है, खैर है लास्ट में लगा हुआ, यहाँ तिलक है, तो ये तिलक मत मार देना, बाल गंगाधर। भारत भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसको आपको है ना ऋग्वेद में मिलता है। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया था, तो 8वीं अनुसूची। भाषा के आधार पर जो है आपको राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 में। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो हमारा 179, 179 भाषा बोली जाती है। खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, इसका क्या है, अमीर खुसरो। चंद्रधर शर्मा गुरेली ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो इसका राइट आंसर होगा
राजा मुंज, ठीक है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हमारा मेरठ में बोला जाता है। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा कन्नड़। भारत भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है वो आपको वाक्य है। खड़ी बोली का दूसरा नाम हमारा क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम आपको कौड़वी है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। ओके। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। ऐसा नहीं है कि बोल दीजिएगा स्पीड चल रहा है, भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, करवाने हैं तो इसीलिए स्पीड। आप धीरे धीरे देखिए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म लिपि में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई टिक कर रहे हैं, ठीक है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी पूछा है कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्रह्म लिपि से हुआ। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी। मनुष्यों ने लिखना प्रारंभ किस लिपि के द्वारा किया गया था? तो चित्र लिपि के द्वारा। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है क्या? तो अक्षरात्मक लिपि है। रोमन लिपि क्या है? तो ये हमारा क्या है? वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि की विशेषता क्या है? तो ये वर्ण है, ठीक है। प्राचीन भारत का प्राचीन लिपि कौन है? तो हम ब्रह्म है। ब्रह्म लिपि का समय है, ब्रह्म लिपि का क्या समय है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं शताब्दी। 350 ईस्वी के बाद ब्रह्म लिपि कितने शैलियों में बट गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है, गर्दा उड़ाइए। नागरी के कितने भेद हैं? नागरी के हमारे क्या है? 4 भेद है। नागरी को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? इसका राइट आंसर है नंदी सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से प्राप्त साम्य रखती है? इसका राइट आंसर हमारा गुजराती होगा। क्या होगा? गुजराती, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन, गलत मत मार लें, सी नंबर। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानवीकरण 1963 में किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्रह्म लिपि से हुआ था। याद रखिएगा, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि हम लोग कहते हैं भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने हेतु ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मराठी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हमारा सौराष्ट्री होगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ठीक है। निम्नलिखित में से भाषा में से ध्वनि मूलक लिपि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। रोमन भी है, अरबी भी, फारसी भी है। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी क्या है? लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है। लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वर्णिक लिपि, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुप्त लिपि। देवनागरी लिपि का क्रम क्या है? तो क्रम में सजा दीजिएगा आपको। राइट आंसर ए है। उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी का प्रयोग किसके प्रयत्न से हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। बिहार की कचहरियों में किसके प्रयत्न से देवनागरी का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हमारा अयोध्या प्रसाद खन्नी। देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने के बाद किसने सबसे पहले की? तो इसका राइट आंसर हमारा शारदा चरण मित्र होगा। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो इसका राइट आंसर 4 होगा, ठीक है। क ख ग घ अब ध्वनि किसकी है? तो ये हमारे फारसी अरबी की है। नेक्स्ट आ जाओ, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या है। तो टोटल हमारा मूलत वर्ण जो है 52 है, ठीक है। अ को क्या कहा जाता है? तो अ को हमारा ये सभी मिश्र विकृत संध्यक्षर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ड और ढ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो ज्ञ। जिन शब्दों के अंतर में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत। उच्चारण के आधार पर जो है हमारे उच्चारण के आधार पर स्तर के कितने भेद है? तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतत्व नहीं है? तो ट। क का उच्चारण स्थान क्या है? क। तो हमारा कंठ से आता है, क बोल के देखिए, तो कंठ होगा। जाति के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से एक अस्पर्श व्यंजन क्या है? तो इसमें आपको हमारा जो है ह स्पर्श व्यंजन है। उच्चारण के स्थान पर जीव की स्थिति के अनुसार स्वर्ण को कितने भेद किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर 7। जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1। हिंदी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों का उच्चारण स्थान है अनुनासिक। यदि नीचे होठ पूरी तरह कट जाए तो किस ध्वनि में उच्चारण में कठिनाई होगी? यानी कि आपको ब। मुख एवं नाक के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा बी। योग्यताओं का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ड। य ओ ग य। तो ये अपने से भी बना सकते हो। य के साथ क्या चीज़ का रेफ है? तो ओ का। ओ लगा दो। ओ के साथ ग
जुड़ा हुआ है, गौया संयुक्त है तो गौया लगा दो, इसमें अ का बोली नहीं होगा, आगे लगाओ। उपयुक्त वर्ण का क्या होगा, उपयुक्त का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो हमारा प्रयुक्त का र जुड़ा हुआ है तो ये वाला आंसर होगा। भगीरथ का वर्ण विच्छेद, वो सब वर्ण विच्छेद है तो अपना देख लेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या हमारा 11 है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि क्या है, इसमें हमारा 100 है, ठीक है। व्यंजन कितने होते थे, व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33। इनमें से कौन सा कार्यालय पत्राचार नहीं है, तो हमारा इसमें राइट आंसर संपादक के नाम। नौकरी प्राप्त करने में नियमित लिखे जाने वाले पत्र को क्या बोलते हैं, तो आवेदन पत्र। संक्षेपीकरण की क्या विशेषता है, संक्षेपीकरण की विशेषता है डी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ काम करेगा पता है, पूछ देगा संक्षेपीकरण का विशेषता क्या है या हिंद वर्ण क्या है, तो इसी सबसे आने वाले हैं। टिप्पणी लेखन में लिपि कहाँ हस्ताक्षर किया जाता है, तो आपको हमारा होगा बाईं ओर। संक्षेपीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है सार लेखन, ठीक है। संक्षेपण में उदंत अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके। अकाउंट का हिंदी हमारा होता है क्या, लेखा। अकाउंट पढ़ रहे होंगे तो लेखा जानते होंगे। अलॉटमेंट का हिंदी हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट, यानी कि आवंटन करना। अलॉटमेंट अकाउंट पढ़े हैं, क्या करते हैं, पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट ये एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन के बाद अलॉट करते हैं, ठीक है। फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल पे हम लोग उन लोग को बुलाते हैं, तो आवंटन होता है। आइडेंटिटी कार्ड का हिंदी अनुवाद क्या है, आइडेंटिटी कार्ड का हिंदी हमारा है पहचान पत्र। कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, या किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान। पार्लियामेंट का हिंदी क्या होता है, तो संसद। नॉर्मल क्वेश्चन है। सिलेबस का हिंदी क्या होता है, तो पाठ्यक्रम। वेंडर का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ये होता है विक्रेता, बेचने वाला। वोटर का हिंदी अनुवाद क्या है, वोटर का मत दाता, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, मतलब ये मुहावरा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवश्यक से कम दिया जाना, ठीक है। हाथ मलना का अर्थ क्या हो गया, हाथ मलना का पछताना। कमर कसना का मत मतलब तैयार हो जाइए कठिन संघर्ष से जूझने के लिए। मुंह लगना अर्थ क्या होगा, किसी से विवाद करना। मुंह लगाना मतलब नहीं बोलता है बड़े बुजुर्ग से मुंह लगा लिया, यानी कि उससे मुंह लगा के विवाद कर रहा है। देखो ये सारे एमसीक्यू जो है कहाँ काम करेंगे मालूम है, एक लाइन का आंसर अगर पूछेगा तो उसमें काम करेगा। अब जो है कुछ एमसीक्यू, सॉरी कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर है ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। ध्वनि किसे ध्वनि से आप क्या समझते हैं, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु से कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती है। कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, पशुओं के मुंह से निकलना। ध्वनि अपने टाइप में भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्वनि के प्रकार कितने हुए, स्वर्ण ध्वनि और दूसरा हमारा स्वर्ण ध्वनि यहाँ दिया है। स्वर्ण ध्वनि के उच्चारण में ध्वनि की सहायता के अभाव में किया जा सकता है। स्वर्ण ध्वनि स्वतः ही बोलते हैं, जैसे अ, ई, ए, ओ, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वर्णमाला में स्वर्ण मुखर होते हैं, स्वर्णों से अक्षर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि इंपॉर्टेंट होगा, देवनागरी लिपि को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह लिपि अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक चिन्हों से संपन्न है, जिसमें परंपरागत रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो लिखा हुआ है फ, इन ध्वनियों के लिए भी चिन्ह बने हैं। अक्षराज्ञा या संयुक्त वर्जों के लिए अलग चिन्ह है, तो ये सब हमारा जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट तो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षेपण। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षेपण वह रचना रूप है जिससे समाज शैली के माध्यम में किसी रचना का सार तत्व लगभग एक इकाई तिहाई शब्दों में उपस्थित किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको समझना है तो ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। हम थोड़ा संक्षेप मतलब कि आपको हम शॉर्टकट में बता दिए। किसी भी बात को संक्षेप में इस प्रकार बोला जाए या लिखा जाए, इसको सुनने में या पढ़ने वाले उन तमाम बातों का सही सही अर्थ लगा ले और मूल का कोई अनिष्ट भी न हो, संक्षेपण की कला है, ठीक है। चलो अब देखो ऑफिशियल हमारा लेटर जो होता है क्या होता है, ये सरकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार में के काम आता है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार सरकारी निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राज्य सरकार के साथ किए जाते हैं, किंतु सरकार के विभिन्न मंत्रालय इस प्रकार का पत्र व्यवहार आपस में नहीं करते। ये सरकारी पत्र है, समझ गए होंगे। अब हमारे यहाँ पे है ऑफिस मेमोरेंडम। विभिन्न मंत्रालय आपसी पत्र व्यवहार में ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसमें सदैव अन्य पुरुष का प्रयोग होता है तथा किसी प्रकार के संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। मेमोरेंडम की समाप्ति पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर तथा पदनाम होता है जिसको जारी कर रहा है। उद्दिष्ट अधिकारी का पदनाम तथा पता नीचे बाईं ओर दिया जाता है, ठीक है।
अब ज्ञापन क्या होगा? ज्ञापन जब कोई मंत्रालय अपनी ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उसका रूप न तो सरकारी पत्र का होता है और न कार्यालय ज्ञापन का, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो देगा? राम वृक्ष बेनी का निबंध जो था कौन था? तो गेहूं और गुलाब, इसकी समीक्षा करिए, तो समीक्षा दिए हुए हैं। बाद में उसके बाद बोलेगा राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन, एक मिनट, हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन था? हमारा जो लिखा हुआ संक्षिप्त में, वो हमारा गेहूं और गुलाब था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्णन सब है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, एग्जाम में काम आएगा। प्रेमचंद्र का तो बेटी वाली विधवा से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये हमारा कथा वस्तु का वर्णन जो है यहाँ पर है, देख सकते हो। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई का कौन था? तो सदाचार का ताबीज जो है इनके साहित्यिक थे। ठीक है, सदाचार का ताबीज, तो इसके हमारे जो है परिचय दे दिए हो, यहाँ पर देख सकते हो, इसका सारांश भी है। अब है हमारा कबीर दास वाला, करनी बिना कथनी को अंग। ठीक है, तो ये हमारा कबीर दास जी का है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूछेगा तो भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो ये आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट बात बता दी है, बाकी एक्सप्लेन करके यहाँ पर है लिखा हुआ, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट, उतना टाइम नहीं है। रोहू सब मिल के भारत दुर्दशा न देखी जाए, इसको बोल सकता है, व्याख्या करिए लिख करके। जब भई साख्य भारत दुर्दशा देखी जाए, इसको बोल सकता है। लरी वैदिक जैन भारत दुर्दशा न देखी जाए, तो इसको सबको हम लिख दिए। राजे न अपनी रखवाली की, किसका लिखा हुआ है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो इसका एक्सप्लेन वर्णन यहाँ दे दिए। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को ऐसे बोलना जो वो समझ सके। ठीक है, और आगे आपको जो है अपना ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। लिपि का विकास, लिपियों का विकास जो विभिन्न प्रकार का, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि और ध्वनिमूलक लिपि। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन लिपियाँ, 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें से एक ब्रह्म लिपि इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि जो है इसी से है। ठीक है, ब्रह्म लिपि भारत की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। इस लिपि का प्राचीन रूप बस्ती जिले के पिपराहा के स्तूप और अजमेर जिले में बडली गांव के शिलालेख से हुआ। ठीक है, खरोष्टी लिपि क्या है? तो यह विदेशी लिपि थी जो उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका विकास सामी आरमेइक लिपि से माना जाता है, यह वैज्ञानिक लिपि नहीं है। ओके, ये राजभाषा देख लो, राजभाषा यहाँ है। ठीक है, ये आपका संपर्क भाषा है। उसके बाद ये आपका निविदा है जिसको टेंडर बोलते हैं, ये अधिसूचना है, इम्पोर्टेंट। ये प्रारूपण या आलेखन का महत्व है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टिम्पन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टिम्पन लेखन, संक्षेपण को कौन कौन विशेषता है? संक्षेपण बता दिए पहले, संक्षेपण का ये है। अब देखो भय जो लिखा गया किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्र का, ये वर्णन यहाँ पर है, सुधारण। ठीक है, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, तो उसका उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। हरिशंकर परसाई का साधचार का तावीज व्यंग। मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत से है। ठीक है, पद्मावत से क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे जो है एमसीक्यू एमआईएल पेपर के हिंदी के हैं, इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पिछले हमारे रिकॉर्ड देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।